माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 की ज्योग्राफी का ग्लोब, जिसमें हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे उसके बेसिक्स के बारे में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों के एस्पेक्ट से ज्योग्राफी का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है, सवाल भी बनते हैं और कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम उसको एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट समझने की कोशिश करें। ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ग्लोब का जो मिनिएचर हम लोग देखते हैं ना, उस पे आप देखो कि जो हमारा जो ग्लोब है, अर्थ है, वो थोड़ा सा हमको टिल्ट दिखाई पड़ती है। यूजुअली अगर आप देखें तो अगर आप जो ये ग्लोब जो मिनिएचर है अर्थ का, उसमें हमको ना ग्लोब थोड़ी सी टिल्ट दिखाई पड़ती है, ना कि सीधी दिखाई पड़ती है, राइट। ऐसा क्यों है और ऐसा इसको क्यों बनाया गया है? मिनिएचर होता तो भी हम ग्लोब को सीधा भी तो कर सकते थे, वो क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों दिखता है? और साथ ही साथ जो इसके बेसिक्स है ना, जो रियल टाइम जो बेसिक्स के आधार पर हम ज्योग्राफी को समझते हैं, वो भी इस चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछ रहे हैं, उसके साथ उसके आंसर्स भी हैं। हम सीधे कॉन्सेप्ट पे आएंगे सो दैट कि हमारे जो बेसिक डेफिनेशन है बिल्कुल क्लियर हो जाए। Now you will notice that a needle is fixed to the globe in a tilted manner। जैसे मैंने कहा कि आप देख रहे हैं ना, जो जो उसका मिनिएचर है, ग्लोब जो अर्थ का मिनिएचर है, वो भी एक नीडल पे, आप देखिए यहाँ पे एक नीडल जैसे यहाँ पे इंजेक्ट है और यहाँ पे इंजेक्ट है, उसके ऊपर जो पूरा ग्लोब है वो उस तरीके से मूव करता है इस तरफ, ईस्ट साइड, राइट। एक टिल्टेड वे में के रूप मैनर में रखा हुआ है और साथ ही साथ वहीं पे उसपे उसी एक्सिस पे वो घूमता भी है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो जो ये नीडल है वो एक्सिस कहलाती है। द टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच नीडल पासेस आर टू पोल्स। और जो ऊपर का पोल है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, राइट, नॉर्थ का साइड, और जो नीचे का साइड है वो साउथ पोल कहलाता है। क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है फिजिकली, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। तो समझने के पर्पज से जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हुए हैं ज्योग्राफी के, उन्होंने इन सबको इस डिवाइड करके रखा है सो दैट कि हम समझ सकें एक्चुअली कहाँ क्या हो रहा है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक की डायरेक्शन की तरफ हमारा ग्लोब मूव करता है, और हमारी अर्थ भी ऐसे ही मूव करती है टिल्टेड वे में, राइट, इस तरफ से इस तरफ। Now the globe can be moved around this needle, and remember there is a major difference। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। The real earth has no such needle। जैसे कि हम जानते हैं सब इमेजिनरी लाइन से समझने के लिए हम इसको समझते हैं। तो ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। पी में से सवाल पूछा भी गया है जहाँ पे बोला गया था कि क्या ये रियल लाइंस है कि इमेजिनरी लाइंस है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेसिक से, उनको लगता है कि ये रियल लाइंस है क्योंकि उनको सीधे वही दिखाई दे रही हैं। बट रियल टाइम में क्या अर्थ पे ऐसी कोई नीडल्स हैं, ऐसा कोई लाइंस बनाई गई हैं, ड्रॉ की गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब इमेजिनरी है। नाउ इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और जो इमेजिनरी लाइंस है, अनदर इमेजिनरी लाइन जो हम समझते हैं सिर्फ इस नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा और भी ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम पूरे ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। ठीक है, वो लाइन कहलाती है इक्वेटर, जो पूरे ग्लोब को एक बराबर लाइन पे डिवाइड करती है। Now the north half of the earth is known as northern hemisphere NH, और साउथ वाला southern hemisphere कहलाता है। ठीक है। और ये हमारा जो बेसिक डेफिनेशन हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का और सदर्न हेमिस्फेयर का, और इक्वेटर जो बराबर भाग में काटती है। इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि देखिए 23 डिग्री नॉर्थ, 40, 60, 80 एंड नॉर्थ पोल, और इक्वेटर ने ऐसे ही नीचे का पार्ट भी डिवाइड किया हुआ है। Therefore, equator is an imaginary circular line and it is very important reference point to locate places on the earth। तो ये क्यों जरूरी है? ताकि हम एग्जैक्टली लोकेशन का पता लगा सकें। अभी आजकल तो हम लोग गूगल मैप खोलते हैं और जहां जाते हैं वहां का पता चल जाता है, बट इस टेक्नोलॉजी के पहले जब ऐसा कुछ नहीं भी था, तो भी हमारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इसको समझने के लिए ऐसे लाइंस को बनाया सो दैट कि हम किसी की लोकेशन का एग्जैक्ट पता कर सकें। दो दो तरह की लाइनें बनाई, एक तो लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड। ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर, जो ये लाइंस दिख रही है ना ऐसे जा रही हैं, ये सारी की सारी हमारी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस आती हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी इक्वेटर है वो 0 डिग्री है। Since the distance from the equator is to the poles is 1/4, और जो हमारा डिस्टेंस है इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल, किसी भी पोल की तरफ हम जब जाएंगे तो उसका जो पोल्स डिस्टेंस है 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। तो कितना है? 1/4
1/4 ऑफ अ सर्कल का 1/4 है अराउंड द अर्थ। पूरी अर्थ को कैलकुलेट अगर हम करें तो 1/4 है इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल जाने का डिस्टेंस। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो आप ध्यान दें कि जो ये कैलकुलेशन है वो 360 को ध्यान दिमाग में रख के किया गया है। तो उसका 1/4 जो हिस्सा होगा वो डिस्टेंस होता है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। इट मीन्स 90 डिग्री जो बनाएगा 90। अभी इसको देखेंगे पिक्चर में, वो होगा 90 डिग्री का। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। ठीक है। सो जो 90 डिग्री ऊपर की तरफ और 90 डिग्री नीचे की तरफ जो डिवाइड होता है। खैर इसको समझने के लिए अगर आप ऊपर वाले पिक्चर में चलें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि सपोजिटली जैसे कि ये पिक्चर अभी ये टिल्टेड पिक्चर है, लेकिन अगर हम इसको हम इसके ऊपर इक्वेटर ले लें कि इसमें जैसे ही हम इसको इक्वेटर को डिवाइड इक्वेटर से हम इसको ड्रॉ करते हैं, अगर ये इक्वेटर जा रही है और फिर हम इसको ऐसे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। ऑल्दो ये टिल्टेड है, आप देखिए ये जो लाइन है वो ऐसे है, वो ऐसे जा रही है, यहाँ पर जा रही है ये, लेकिन ये टिल्टेड है, पॉइंट जो टिल्टेड है, राइट। सो जो 90 डिग्री का जो डिवीजन बन रहा है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का डिवीजन बन रहा है, वो है नॉर्थ साइड के लिए। अगर आप ध्यान दें तो ये भी इमेजिनरी लाइन है समझाने के पर्पज से। तो ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है नॉर्थ, और ये नीचे वाला बन रहा है 90 डिग्री साउथ। ये उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन के पर्पज है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे ग्लोब को डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेटर के पैदल लाइंस जा रही सब लैटिट्यूड्स हैं, और इसके जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो सब लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है। नाउ जो नॉर्थ पार्ट में है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाएंगी, और जो साउथ पार्ट में है वो साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएंगी। Okay. Do you know by measuring the angle of the pole star from your place, you can know the latitude of your place. मतलब अगर पोल स्टार जो हमारा होता है नॉर्थ, जो पोल स्टार है जिसको ध्रुव तारा भी कहते हैं, और तो अगर उससे आप अपनी जगह को कह रहे हैं फ्रॉम योर प्लेस, अगर एक एंगल बनाते हैं नॉर्थ पोल स्टार से अपनी जगह का अगर एंगल बना ले हम, तो हमको अपनी जगह की लोकेशन पता चल जाती है। ये एक गुड टू नो इंफॉर्मेशन है, नो योर फॉर योर सेल्फ है, के बाय गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, और इसे कहते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स क्या है हमारे लिए, जो हमको समझने वाली बात है। ज्योग्राफी में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको मिस नहीं कर सकते ना। इक्वेटर जो है हमारा 0 डिग्री है, उसके उसके हम जब 23.5 या 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे, इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और 23.5 साउथ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच के जो ये रीजन है, जो ये बीच का रीजन है, इसे कहते हैं टॉरड जोन। ठीक है। नाउ बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 एंड साउथ पोल 90, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। कौन से होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मैं देखा, और दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। और जैसे कि हमने पहले चैप्टर में समझा था कि जैसे जैसे अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, तो उसकी दिशा बदलती है, और दिशा के बदलने से इन इक्वेटर्स पे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न्स पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो उसके चेंज होने से, बदलने से वेदर चेंज होता है, और दिन की गति भी बदलती है, दिन का जो टाइमिंग्स है वो भी बदलते हैं। ठीक है। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न समझ लिया। आर्कटिक सर्कल क्या हुआ? जब ये 23.5 या 23.5 के आगे चलेंगे, और आर्कटिक सर्कल के 66.5 नॉर्थ तक का जो बीच का स्पेस बचा, ये वाला, ये कहलाते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। और 23.5 साउथ से 66.5 साउथ तक जब चलेंगे, इतना इलाका कहलाता है टेम्परेट जोन, जो सदर्न टेम्परेट जोन कहलाता है। ठीक है। सो 23.5 और 66.5 को याद रखिएगा, मैंने ऐसे ही याद किया था। सो यहाँ से यहाँ तक का इलाका आपका कहलाएगा आर्कटिक सर्कल, और आर्कटिक सर्कल जो ऊपर वाला है आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाला कहलाएगा अंटार्कटिक सर्कल, जिसमें से 23.5 से लेकर के 66.5 तक का एरिया टेम्परेट जोन है, साउथ वाला, और ऊपर वाला भी टेम्परेट जोन है, उसे कहते हैं नॉर्थ वाला। ठीक है।
ये और जो ध्यान रखिएगा कि सूर्य की किरणें इस एरिया, जो ये टॉरेट जोन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और इस इलाके में सबसे ज्यादा गर्म इलाके, और इस स्टेट में पड़ने वाले, जो इस इलाके में पड़ने वाले जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, उनमें उनमें अधिकतर गर्मी का प्रभाव ज्यादा रहता है, और इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा सदाबहार वन और बारिश की समस्या पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। बारिश की वजह से सदाबहार वन भी होते हैं। तो वो आगे हम समझेंगे धीमे धीमे। तो ये बीच का इलाका हो गया टॉरेट जोन, ऊपर वाला टेम्परेट और नीचे वाला भी टेम्परेट जोन, साउथ और नॉर्थ। ठीक है। नाउ अब समझते हैं हीट जोन्स क्या हैं और कैसे बनते हैं। टॉरेट जोन में से मैंने कहा कि heat zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at the least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. कह रहे हैं कि the midday sun, जो midday मतलब दोपहर का जो mid time जो होता है 12 बजे कह सकते हैं, is exactly overhead, बिल्कुल सर के ऊपर जो सूर्य होता है, at least once a year on, exactly overhead at least once a year. ठीक है, मिड डे सन एक बार जरूर होता है साल में एक बार, ऑन ऑल लैटिट्यूड, सभी लैटिट्यूड्स में, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बिटवीन द केप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, मतलब कहाँ की बात हो रही है, इस यही वाला इलाका, इसी की बात हो रही है। ठीक है नाउ, और दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरेट जोन, इसको टॉरेट जोन इसीलिए कहते हैं। उसके बाद एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle is the southern hemisphere. समझ लिया हमने। हाँ, मॉडरेट टेम्परेचर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्योंकि जो इनकी दिशा है, सूर्य की जो प्रकाश है, वो ये आप देखिए कि थोड़ा सा टिल्टेड एरिया, ऊपर वाला भी इधर घूमा हुआ है, नीचे वाला भी घूमा हुआ है। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे ऐसे पड़ता है और स्ट्रेट नहीं पड़ता, थोड़ा टिल्टेड पड़ता है, जिसकी वजह से इनको टेम्परेट जोन कहते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर ये मॉडरेट सन की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए इनको टेम्परेट जोन भी बोला जाता है। नाउ सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड, सदर्न हेमिस्फीयर बहुत ठंडे रहते हैं, एंड इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन। तो कुछ इलाके यहाँ पे ऐसे बताए जा रहे हैं, आर्कटिक सर्कल के, जो नॉर्थ पोल की बात हो रही है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द सदर्न पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। कौन से इलाके बहुत ठंडे हैं? जहां पे आर्कटिक सर्कल की, और जैसे अगर आगे बढ़ेंगे, जब आप, जहां ये बात हो रही है यहाँ पे, जब आप इस इलाके से और ऊपर की तरफ जाएंगे और इस इलाके से और नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग ना के बराबर आती है। ठीक है, और कॉल्ड फ्रिजिड जोन, और उनको कहते हैं फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड। ठीक है, तो टॉरेट, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, तीन पार्ट हमने समझ लिए। अब समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ये क्या है? लाइन ऑफ रेफरेंसेस हैं, कहते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस, रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, लंबी लंबी लाइनें हैं, इन सबको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं। और दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जो ये लाइनें हैं इन्हें कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ध्यान दीजिएगा। जो रेफरेंसेस के लिए लाइन यूज की जाती है, उनमें से जो दीज लाइन्स आर कॉल्ड रेफरेंसेस ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और उनके बीच के डिस्टेंस को जो कवर करते हैं उसे कहते हैं डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो इतना, ये तो चीज इतना कॉमन चीज नहीं पूछी जाएगी, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या फर्क होता है, तीन तरह के कौन से पार्ट हैं जो वेदर के हमने समझे क्लाइमेट की वजह से, टॉरेट, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। उसके बाद अगर हम इन्हीं लाइंस को, ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं लाइंस को अगर हम प्रॉपर तरीके से हम ग्लोब में डिवाइड कर ले, तो हमें किसी की लोकेशन का पता आसानी से चल जाता है, इसलिए इन लाइंस का इंपॉर्टेंस, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं ना, ये वाले जो पॉइंट्स बन रहे हैं, ये लोकेशन है। इसी तरह अगर हम प्रॉपर तरीके से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को डिजाइन करें, डिवाइड करें, तो किसी की जगह, किसी की लोकेशन का पता लगाने के लिए हमें डिवाइड करना जरूरी है, और ये सारी लाइनें इमेजिनरी लाइन्स। Where the British Royal Observatory is located, the meridian is called the prime meridian. ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन, जहां पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है, और ये एक 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, राइट। इसकी वैल्यू क्या है? 0। ये जो प्राइम मेरिडियन दिख रही है ना आपको, इसकी वैल्यू क्या है? 0। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट। ये 0 है, जैसे इक्वेटर हमारे लिए 0 हो जाती है, उसी तरह ये जो प्राइम मेरिडियन है ये भी 0 अगर मान लें, तो इसके बाद 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट का डिस्टेंस रह जाता है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जिससे इक्वेटर डिवाइड करती है ऊपर नीचे,
उसी तरह ये भी पूरे ग्लोब को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि आप किसी की जगह को लोकेट करने के लिए इन लाइंस का यूज करके आप किसी की जगह को लोकेट कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहती है, राइट। एंड हाँ, अब आगे आप इस पिक्चर में अगर आप देखें ध्यान से, ओके, सो ये जो लाइन है हमारे देश की टाइम स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, यहाँ पर जैसे ड्राइव हो रही है ये चीज है, इसको अभी हम समझेंगे आगे और डिटेल में। और जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो भी दिख रही होगी यहाँ पर, दैट इज ये वाली लाइन जो जा रही है, ये वाली लाइन, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, जीरो वाली। और ये जो एक इंटरनेशनल डेट लाइन भी है जो यहाँ से डिवाइड होके जा रही है, इंटरनेशनल डे लाइन, डे डे इंटरनेशनल डे लाइन। जैसे कि हम जब ये पैसिफिक के इस तरफ जाएंगे और इधर आ जाएंगे तो एक दिन का फर्क पड़ता है। जैसे आप इसे क्रॉस करते हैं तो एक दिन कम हो जाएगा, पीछे जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन है। इसको क्रॉस करते ही एक दिन का फर्क पड़ता है, एक दिन आगे और एक दिन पीछे। अच्छा, कुछ फैक्चुअल चीज समझ लेती हैं। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एज द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, जब प्राइम मेरिडियन पे जिसे ग्रीनविच टाइम भी बोलते हैं, हैज द सन, जब सन होता है, जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है आकाश में, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो जितनी भी जगह है इस लाइन पे, इस मेरिडियन की लाइन पे जितने भी भाग पड़ते हैं पृथ्वी के, वो वहां पे मिड डे और नून होता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये सेंटर मानते हैं तो उसको मिड डे मान, वहां पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जब इस लाइन के ऊपर जितनी भी जगह होंगी उन पे प्रकाश जब पड़ता है तो उसे मानते हैं कि मिड डे है। ठीक है, मिड डे और नून टाइम माना जाता है। एक तो ये हो गया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ अब हम समझते हैं कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कैसे हम देखते हैं, जो 82.5 डिग्री ईस्ट है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन द डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। ऑब्वियसली जहां जहां अलग अलग लाइंस पे अलग अलग टाइम्स होंगे डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन, और अगर हम अलग अलग लाइंस को लेंगे, पूरे देश में अलग अलग लाइंस को ऐसे खींचेंगे तो हमारे लिए टाइम को लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना जाता है, और उस तरह हमारे इंडिया का भी है। तो और ये कह रहे हैं कि और ये एक बार टाइम सेट होने के बाद पूरे कंट्री में उसको स्टैंडर्ड मान के फॉलो किया जाता है। नाउ in India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. Obviously, गुजरात से अगर हम ईस्ट की तरफ चलें डिब्रूगढ़ में, तो यहाँ पे टाइम जोन में फर्क हो जाएगा, और वहां से क्योंकि हमारी जो टाइम जोन यहाँ से यहाँ 5 घंटे का या 4 से 5 घंटे का फर्क है, फर्क होने की वजह से टाइम बदल जाएगा। लेकिन फिर भी हमने स्टैंडर्ड ले रखा है, और वो स्टैंडर्ड क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट ले रखा है, जहां से लाइन गुजरती है उसी उसी को हमने स्टैंडर्ड टाइम मान के पूरी कंट्री में अप्लाई कर रखा है। इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिट टाइम। ठीक है, सो ये आगे के चैप्टर्स में समझेंगे वहां कौन कौन सी जगह पड़ती है, पर फिलहाल के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट पे इसको हमने सेंटर मान के अपनी घड़ियों को मिला रखा है, और इसी के हिसाब से ट्रेन का और सभी टाइम्स का कैलकुलेशन करा जाता है। ओके, हमारा आज का डिस्कशन और कुछ क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज के लिए दिए हैं, आप उन्हें कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये जरूरी है, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने भी अटेम्प्ट किए हैं, आप भी कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, और साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 और 4, हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 3 और 4 साथ में कर लेंगे। चैप्टर